एक डेकेड पहले टोक्यो के आसमान में एक ऐसा इवेंट हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक जैसा स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड कैसल, अचानक से हवा में अपीयर हो गया। उसके तुरंत बाद जापान के अलग अलग रीजन्स में डंजियंस उगने लगे और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक अनोखी घटना हुई जिसमें मना इंसानों के अंदर इन्फ्यूज होने लगा और उनकी एबिलिटीज अवेकन होने लगी। इन लोगों को कहा गया टैलेंटेड, जो अपनी एबिलिटीज को ट्रेन करके मैजिशियंस बन सकते थे, डंजियन से लड़ सकते थे और ग्लोरी कमा सकते थे। सबसे दिलचस्प बात थी कि हर मेज की टैलेंट का रंग उसके मना के रंग से पता चलता था। हर किसी के पास एक ही रंग होता था जो उसकी प्रोफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन कभी कभी म्यूटेशन होती थी और कुछ लोग डुअल कलर विल्डर्स भी निकलते थे। ये स्टोरी उसी रेयर केस में से एक पर आधारित है। प्रोटैगनिस्ट का छोटा भाई जिसका आउटफिट सच में चुराने का मन करे। नाम है कुरसाकी कई, एक डुअल कलर विल्डर जिसके पास ब्लू और रेड मना दोनों का कंट्रोल है। कई आत्मविश्वासी है और एक डरावने मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। बैटल शुरू होती है। मॉन्स्टर कई को फाड़ देने के लिए लंच करता है, लेकिन ब्रो के लिए ये कुछ भी नहीं है। कई आसानी से अपनी पावर एक्टिवेट करता है और एक डीमोनिक लैंस स्ट्राइक कास्ट करता है। ये स्पीयर उसकी एनर्जी से चार्ज होती है और मॉन्स्टर की स्किन को आसानी से चीरकर एक ही बार में उसे खत्म कर देती है। मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद कई आगे बढ़ता है और उसका मना स्टोन कलेक्ट करता है, लेकिन उसका भाई उसे कैजुअली इग्नोर करता है। कई अपने बड़े भाई के सिर पर वो स्टोन फेंक देता है जैसे डॉग को ट्रीट फेंका हो और बोलता है, जो भी रिसोर्सेज मिले उठा लिया कर। इस वक्त तक कई लेवल 89 तक पहुंच चुका होता है, काफी हाई लेवल, जिसके कारण उसे पर्पल किंग का टाइटल मिलता है और वो दुनिया के सबसे ताकतवर मेजर्स में गिना जाने लगता है। लेकिन इसका उल्टा है हमारे प्रोटैगनिस्ट के केस में, जिसके पास ना टैलेंट है ना स्किल, सिर्फ बेइज्जती का गोल्ड मेडल। नाम है कुरसाकी रे द लेवल एक लूजर। रे एक जिद्दी बंदा है। पावर्स न होने के बावजूद वो डिटर्मिन्ड है मेज बनने के लिए। अभी के लिए वो पोर्टर का काम करता है। अपने भाई की पार्टी के साथ खतरनाक क्वेस्ट्स में जाता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी तो कोई मिरेकल हो और उसकी पावर्स अनलॉक हो जाए। अब की सिचुएशन पर आते हैं। पार्टी बॉस रूम तक पहुंच गई है और सब लोग चिल मूड में हैं। लग रहा है जैसे सब कुछ आसान होने वाला है। विशाल दरवाजे खुलते हैं। पार्टी अंधेरे में प्रवेश करती है, सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करती है और तभी वो एक फिगर देखते हैं सामने जो थोड़ा ह्यूमन लाइक लगता है। लेकिन भाई, होल्ड ऑन टू योर सीट्स, क्योंकि सीन अभी से वाइल्ड होने वाला है। सामने खड़ा बंदा है गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस, क्रोनोस, जो एक बोर एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देख रहा है। कई सोचता है कि यह भी एक और फॉर्डर होगा जैसे पहले था। वो अपनी कई स्पीयर्स लॉन्च करता है क्रोनोस की तरफ, पूरा आत्मविश्वास में। लेकिन क्रोनोस आराम से अपनी डायमेंशनल ब्लेड निकालता है और एक ही स्लैश में सारी स्पीयर्स को तोड़ देता है जैसे कचरे का ढेर हो। ब्रो सच में 1000 यार्ड स्टेयर दे रहा है, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड। कई पूरी तरह कंफ्यूजन में चला जाता है और क्रोनोस उसे आसानी से टारगेट लॉक करके एक ही अटैक में उसका मोटा सिर इंपेल कर देता है। डेड बॉडी जमीन पर फ्लॉप होती है और सब शॉक में चले जाते हैं। कई के साथी स्पीचलेस है और रे तो अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्या हो गया। उसके लिए तो पर्पल किंग का मरना एक नाइटमेयर से कम नहीं। समझते हुए कि क्रोनोस कोई मजाक नहीं है, कई के अंडरलिंग्स भागने की कोशिश करते हैं। समझदारी भरा फैसला, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्रोनोस सबको एक सेकंड में मार देता है, बर्बर तरीके से। रे जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से होपलेस। तब क्रोनोस पहली बार कुछ बोलता है और खुशी के साथ कहता है कि उसे एक कलरलेस ह्यूमन मिला है। रे हार मानने से इनकार करता है। वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करके खड़ा होता है, शरीर कांप रहा है, लेकिन गोल के लिए वो तैयार है। कलरलेस लड़का अपना वेपन एक गॉड के ऊपर पॉइंट करता है। अब इसे कहते हैं ब्रेवरी का लेवल 1000।
क्रोनोस अम्यूज्ड है कि एक ऐसा कमजोर बंदा जो कुछ नहीं कर सकता वो उसके सामने खड़ा है, और तभी वो एक ट्रायल शुरू करता है। लेकिन नहीं, कोई आसान पावर अप नहीं मिलता। क्रोनोस सच में रे का शरीर रप्चर कर देता है। उसके साइड से शरीर फट जाता है और ब्रो अगोनी में चिल्लाता है। क्रोनोस आराम से टाइम रिवाइंड करता है, रे को फिर से हील करके उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पर लाता है और बोलता है, चल राउंड 2। इस बार क्रोनोस हेल फायर फ्लेम्स ऑफ डिस्पेयर अनलीश करता है, एक ऐसी फायर जिसमें रे को धकेल दिया जाता है। सीन पूरी तरह से बैडएस है। क्रोनोस क्यूरियस है कि ये लड़का अब क्या करेगा। रे जानता है कि सामान्य अटैक से कुछ नहीं होगा। शायद अगर वो डायमेंशनल स्वॉर्ड इस्तेमाल करे, जो क्रोनोस ने उसके भाई को मारने के लिए इस्तेमाल की थी, तो कुछ चेंज हो। रे वो स्वॉर्ड उठाता है और आगे लंच करता है, फ्लेम्स को कट करके आगे बढ़ता है, लेकिन उसका फ्रेजाइल बॉडी पूरी तरह से जला हुआ होता है, दर्द से चिल्ला रहा है। क्रोनोस को उसकी परसिस्टेंस प्रभावशाली लगती है, लेकिन वो शॉक हो जाता है जब रे का वेपन उसके चेस्ट को पियर्स कर देता है। दैट्स राइट, कलरलेस लड़के ने एक गॉड को हिट किया, लेकिन क्रोनोस सिर्फ स्माइल करता है और टाइम को रिवाइंड करके रे को फिर से उसी जगह पर ले जाता है जहां से सब स्टार्ट हुआ था। जैसे ही क्रोनोस ने बोला कि उसे लड़के की हिम्मत देख के मजा आ गया, रे फाइनली समझ गया कि उसका गेम खत्म होने वाला है। वो थककर जमीन पे गिर जाता है, मन ही मन ये सोचता है कि शायद अब उसकी कहानी यही खत्म हो गई। डर और हार की फीलिंग्स उसके अंदर घुस जाती है और अंधेरा उसकी सोच को कंज्यूम कर लेता है। लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट एक सिस्टम स्क्रीन उसके सामने फ्लैश होती है। लिखा होता है, प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस हैज अनलीश्ड योर ब्लैक स्किल सील। रे लिटरली फ्रीज हो जाता है। क्रोनोस भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या सीन है। तभी सिस्टम कंफर्म करता है, रे को मिल गया है उसका पहला स्किल ड्रेन, और पहला विक्टिम क्रोनोस का रिवाइंड टाइम एबिलिटी। रे डिसबिलीफ में स्क्रीन को घूरता है और क्रोनोस, एक लिटरल गॉड, अब पसीना छोड़ रहा है। और फिर रे करता है पहली बार रिवाइंड का यूज, पर यह कोई 10 सेकंड का रोल बैक नहीं था। सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है, एक पूरा टाइम रिग्रेशन एक्टिवेट होता है और वक्त को पीछे ले जाया जाता है, सालों तक। रे जब आंख खोलता है तो मिरर में अपना यंगर वर्जन देख के लिटरली स्पीचलेस हो जाता है। ब्रो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि हुआ क्या है। तभी एक फ्लैशबैक में एक मिस्टीरियस वॉरियर दिखाई देता है, जिन्होंने उसे ये एबिलिटी दी थी, कहकर कि तू अभी पावरफुल नहीं है, लेकिन ये स्किल तुझे एक दिन क्रोनोस तक ले जाएगी। प्रेजेंट, या कह लो पास्ट में रे स्लोली समझता है कि ये सब रील है। वो विंडो के बाहर देखता है और देखता है इन्वर्टेड कैसल अभी भी सफेद है। ब्रो को याद आता है कि ये 7 साल पहले ब्लैक होना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ही क्रोनोस मिला था। कंफर्म करने के लिए फोन चेक करता है और रियलाइजेस कि वो लिटरली 7 साल पास्ट में आ चुका है। सिस्टम स्क्रीन दिखाता है कि स्किल ड्रेन अब भी अवेलेबल है, पर रिवाइंड स्किल चली गई है। बट रे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली उसके पास कोई स्किल तो है। सालों तक एक लूजर के रूप में रहना, बिना स्किल के जिंदा रहना, उसने सब झेल लिया, पर अब नए पॉसिबिलिटीज उसके सामने खुली है। तभी उसका फोन नोटिफाई करता है, आज है मेज एग्जाम का दिन। सीन शिफ्ट होता है च्योटा वार्ड, यानी मेज एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स। ये वही जगह है जो सारे मेज एक्टिविटीज और डंजन क्लियरेंसेस को कंट्रोल करता है। रे जैसे ही बिल्डिंग में एंटर करता है, वो फील करता है कि सब कुछ नया लग रहा है। ऑब्वियसली 7 साल पीछे आया है ना। और जैसे ही एंट्री करता है, दोनों फेमिलियर क्लाउन्स गोटू और ओआई उसके सामने आ जाते हैं। यही दोनों कई के अंडरलिंग्स हैं और उस वक्त रे के साथ पार्टी में भी थे। ये दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं। कलरलेस लूजर वापस आ गया एग्जाम देने। रे उनकी बकवास सुनता है, लेकिन पहली बार कुछ अलग करता है। उनका हाथ हटा देता है और सीधा चला जाता है। ब्रो ने फाइनली थोड़ा सा स्पाइन डेवलप कर लिया है। अब सीन कट होता है एग्जाम के प्रॉक्टर पे। हिंता
एक बी रैंक मेज, और क्लियरली शी इज नॉट हैप्पी टू सी रे अगेन। वो उससे कहती है कि अगर तू ऐसे ही करता रहा तो एक दिन मर जाएगा। पर रे डिटर्मिन्ड है, एक और बार ट्राई करना है। एग्जाम रूल्स सिंपल है, डंजन के अंदर जाके 3 मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करने हैं फ्रॉम गॉब्लिन्स। लेकिन आज का दिन नॉर्मल नहीं है। सडनली रेड कैप मॉन्स्टर स्पॉन हो जाता है, एक लेवल 37 का डरावना गॉब्लिन टाइप मॉन्स्टर। हिंता तुरंत रिएक्ट करती है, रे को भागने बोलती है और खुद डीकॉय बन जाती है। पर रे को पता है हिंता इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगी। ओरिजिनल टाइमलाइन में भी वो इंजर्ड हो गई थी और करियर फिनिश हो गया था, और उसका कारण था रे की यूजलेसनेस। अब रे का प्लान है इस बार कुछ बदलने का। ब्रो खुद मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड डायरेक्टली रेड कैप की तरफ फेंक देता है। पर मॉन्स्टर सिर्फ और भी पिस्ट हो जाता है। ब्रो लिटरली उसकी ऑडेसिटी से ऑफेंड हो गया। रेड कैप अटैक करता है और तभी सिस्टम स्क्रीन फ्लैश होती है। स्किल स्टोलन, बॉडी एनहांसमेंट। ब्रो की फिजिकल स्टैट्स बफ हो जाती है और वो एक क्लीन वर्टिकल स्लैश करता है। मॉन्स्टर स्लाइस लाइक फ्रूट। ता शॉक में पड़ जाती है कि ये वही वीक लड़का एक हाई लेवल मॉन्स्टर को सिंगल स्ट्राइक में हरा गया। रे मीनवाइल थिंकिंग स्किल ड्रेन इज ओपी एज हेल। पर अब प्रॉब्लम यह है कि हिंता क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछने वाली है और रे के पास कोई जवाब नहीं। गैसलाइट करने की कोशिश करता है, बोलता है कोइंसिडेंस था, लेकिन स्वेट तो ऑलरेडी चल रहा है। हिंता कहती है एग्जाम कैंसिल होगा क्योंकि इरेगुलर मॉन्स्टर स्पॉन हुआ और ये रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स तक जाएगी। पर रे को अभी भी 2 और मैजिक स्टोन्स चाहिए, बिना उनके एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। तभी शैडो से 2 और गॉब्लिन्स निकलते हैं और रे और हिंता पे अटैक करने को रेडी होते हैं। बट कोई टेंशन नहीं है, रे उन दोनों गॉब्लिन्स को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है और हिंता भी थोड़ा इंप्रेस हो जाती है। तीनों मना स्टोन्स मिल जाने के बाद उसका एग्जाम ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है, जब प्रॉक्टोर लिटरली स्पीचलेस हो जाती है। सीन कट होता है मेज एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के एंट्रेंस पे। वहां हिंता उसको उसका ऑफिशियल मेज लाइसेंस देती है। जैसे ही आरवाई अपना नाम और क्रेडेंशियल्स उस कार्ड पे देखता है, उसके इमोशंस लिटरली फट जाते हैं। समझ सकते हो क्यों? सालों तक बंदा एग्जाम पास करने के लिए जीता रहा था। एक ऐसा पोर्टर जो कभी वैल्यू नहीं मिला, हमेशा इग्नोर हुआ। पर अब फाइनली ही इज अमेज। और तो और हिंता उसको मना स्टोन्स का एक्सचेंज रेट भी देती है। ये स्टोन्स मॉन्स्टर्स के डिफीट होने के बाद ड्रॉप होते हैं, एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज होते हैं और मार्केट में काफी महंगे बिकते हैं। जब आरवाई को पता चलता है कि उसने जो ए रैंक मॉन्स्टर मारा था, उसके लिए उसे 3 मिलियन मिल रहे हैं, ब्रो लिटरली हवा में उड़ जाता है। उसको तब रियलाइज होता है कि मेजस की लाइफ सच में लाविश हो सकती है। हिंता भी उसकी तारीफ करती है। क्लियरली शी इज गॉट हिज बैक। उसके बाद आरवाई हिंता से एक फाइनल रिक्वेस्ट करता है, जो नेक्स्ट सीन में रिवील होती है। एक यूनिक लुकिंग गेट के सामने खड़ा आरवाई थोड़ा इमोशनल हो जाता है। कभी वो यहां एंटर भी नहीं कर सकता था और आज उसका नाम और रैंक उस जगह के सामने शाइन कर रहा है। पर जैसे ही वो एंट्री लेने वाला होता है, मना हैंड, एक जायंट एस्ट्रल हैंड आके उसको पकड़ लेता है। टर्न्स आउट कई के वही छपरी लैकीज फिर से आ गए हैं और वही पुराना सीन मजाक उड़ा रहे हैं कि ये लूजर डंजन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। पर रे स्ट्रेट अप बोल देता है कि आई पास द एग्जाम ब्रो। और उनके लिए तो ये बात इतनी अनबिलीवेबल होती है कि उनको लगता है वो झूठ बोल रहा है। उनमें से एक बंदा बोलता है, अपना टैलेंट दिखा दे फिर। मना हैंड एबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ये कंप्रेस्ड मना होता है जो फिजिकल फॉर्म में आता है, इसलिए रे उससे इजीली फ्री नहीं हो पाता। बट हां, उसके लेग्स फ्री है। सो ब्रो क्या करता है, सुपर स्पीड से जंप करके एक डायरेक्ट हेडबट मारता है सामने वाले की नाक पे और स्किल ड्रेन एक्टिवेट हो जाता है। रे सक्सेसफुली मना हैंड चुरा लेता है और तुरंत अपने वर्जन से उस क्लाउन को पकड़ लेता है। टेबल टर्न्ड बेबी। और जब दूसरा बंदा अपना सा फायरबॉल फेंकता है,
रे उसे एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट से ब्लॉक करता है, एक गोल्डन ग्लोइंग ऑरा के साथ। फिर क्या, ड्रैगन बॉल जेड पंच सीधा दीवार पे चिपका देता है। दोनों के दोनों इडियोटिक गूंस शॉक में आ जाते हैं। उनको लगता है रे कोई डुअल कलर यूजर है, पर ब्रो कैजुअली इनकार करता है और एक फायर बॉल क्रिएट करता है। गेस व्हाट, एक और कलर भी मिला है, कहता है रे, और फायर बॉल उनके पास फेंक देता है, उनको चौंकाने के लिए। और जब दोनों रियलाइज करते हैं कि उनका बैंड बज चुका है, दे डू द ओनली थिंग दे आर गुड एट, भाग जाते हैं चूहों की तरह। लेकिन असली दिक्कत है रे का भाई, द पर्पल किंग। अगर उसको पता चल गया कि रे ने पावर्स अनलॉक कर ली है, तो कई डेफिनेटली उसको हंट करेगा। और क्योंकि कई ऑलरेडी लेवल 50 पे है, ही इज नो जोक। इसलिए अभी के लिए रे सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा है, लेवल अप। ही स्टार्ट्स सोलो डाइविंग इन अ डंजियन, नए स्किल्स सीखने और मना पूल एक्सपैंड करने के लिए। पर जैसे ही वो एक्सप्लोर करता है, एक स्केयरक्रो लुकिंग मॉन्स्टर सामने आ जाता है। ये है फ्लेम विजर्ड, लेवल 38 का बीस्ट। अभी आरवाई के पास सिर्फ एक फायर बॉल बनाने का मना है। वो अपनी तरफ से एक फायर बॉल बनाता है, पर मॉन्स्टर तो चारों तरफ से फायर बॉल्स बरसा रहा है। रे एक फायर बॉल को काउंटर करता है, बट बाकी सबसे उसको डॉज करना पड़ता है। वो समझ जाता है कि ये बैटल डायरेक्ट फाइट से नहीं जीती जा सकती। बट एक बात तो क्लियर है, हर मॉन्स्टर के पास एक ओपनिंग होती है। तो वो क्लोज रेंज में जाकर मॉन्स्टर पे एक माइक टाइसन पंच देता है, और उसी मोमेंट उसका स्किल ड्रेन एक्टिवेट हो जाता है। फ्लेम विजर्ड की मेन अटैक एबिलिटी फायरबॉल रे उससे चुरा लेता है। अब मॉन्स्टर स्पेल कास्ट करना चाहता है, बट स्किल चली गई। रे उसी फायरबॉल से उसको घेर के हरिकेन ऑफ फ्लेम्स में बदल देता है, और बैटल खत्म। इस विन के बाद रे का लेवल एकदम से 8 से 12 तक चला जाता है। फिर एक और फ्लेम विजर्ड, रेड कैप और एक लिजर्ड वॉरियर को मार के वो लेवल 27 तक पहुंच जाता है। पर जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, प्रोग्रेस स्लो होने लगती है। अब नेक्स्ट टारगेट है लेवल 30। तो उसके लिए रे सीधा डंजन के बॉस रूम तक जाता है, और वहां उसके सामने आता है एक बड़ा बैडएज मॉन्स्टर, स्कल डीमन, ग्रीन ऑरा के साथ, अपने हाई लेवल इम्स के साथ। रे तुरंत समझ जाता है कि दिस वंस गोना बी टफ, क्योंकि अब रे डायरेक्ट फाइट में कई सारे हाई लेवल अपोनेंट्स के सामने खड़ा है। उसके पास जीतने का एक ही तरीका है, उनके स्किल्स को चुराना। अपनी बॉडी एनहांसमेंट को फुल पावर में डाल के भाई सीधा बॉस मॉन्स्टर की तरफ ब्लिट्ज करता है, एक जबरदस्त पंच थ्रो करता है, लेकिन उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि स्कल डीमन हिलता तक नहीं। वो पंच उस तक पहुंचता ही नहीं, कोई बैरियर उसे रोक लेता है। रे तुरंत डिस्टेंस ले लेता है और नोटिस करता है कि मॉन्स्टर के चारों तरफ एक हेक्सागोनल शील्ड बना हुआ है। जैसे उसने सस्पेक्ट किया था, ये मना बैरियर एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इस वजह से वो अपना स्किल ड्रेन यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये मॉन्स्टर एक टफ मैचअप है। स्कल डीमन एक शैतानी बैटल क्राई मार के फुल स्पीड में रे की तरफ दौड़ता है। भाई थोड़ा हिलता है उसकी स्पीड से, लेकिन वो अटैक उससे 1 इंच दूर मिस हो जाता है। अब रे रियलाइज करता है कि नॉर्मल तरीके से कुछ नहीं होने वाला। अब लास्ट रिसोर्ट का टाइम आ गया है। बैरियर को तोड़ने के लिए उसको कुछ अलग अप्रोच चाहिए, और वहीं पे उसकी नजर पड़ती है फ्लाइंग इम्स पे। क्योंकि रे खुद इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो कुछ और कर सकता है। तो भाई एक फ्लाइंग इम्प पे अटैक करता है, सॉलिड पंच, और उसका स्किल चुरा लेता है, आइस नीडल। फिर एक फायरबॉल के साथ पहले इम्प को भून देता है, दूसरे इम्प को आइस नीडल से सीधा गिरा देता है। अब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो चुकी है, और रे का ध्यान सीधा बॉस मॉन्स्टर पे है। लेकिन स्कल डीमन तो इम्प को फिर से रिजमन कर देता है, लेकिन यही तो रे चाहता था। एक और इम्प का काम तमाम करके रे लेवल 28 रीच करता है, और इसी के साथ सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि अब उसके पास स्किल सिंथेसिस एक्टिवेट करने का क्वालिफिकेशन है। यही तो उसका पूरा प्लान था। स्कल डीमन को देखते ही रे साइमल्टेनियसली फायरबॉल और आइस नीडल दोनों स्किल्स यूज करता है,
और सिंथेसिस प्रोसेस एक्टिवेट करता है। दोनों को कंबाइन करके एक नया यूनिक स्किल बनाता है, फायलेंस। वो एरियल अटैक में मॉन्स्टर की तरफ जाता है। स्कल डीमन फिर मना बैरियर एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार फायलेंस इतना पावरफुल होता है कि शील्ड तोड़ के बिखरा देता है और रे उस स्किल को भी चुरा लेता है। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई। रे फिर बॉडी एनहांसमेंट लगा के बॉस मॉन्स्टर पे अटैक करता है और स्किल ड्रेन से उसका डिफेंस भी हटा देता है। स्कल डीमन अभी रिकवर ही कर रहा होता है कि भाई एक और फायलेंस समन करता है और मॉन्स्टर के चेस्ट में सीधा घुसा देता है। मॉन्स्टर रेड फ्लेम में जल जाता है और उसकी डिफीट के बाद एक ग्रीन मना स्टोन ड्रॉप करता है। रे को एक ही फाइट में 4 लेवल अप्स मिलते हैं। अब वो लेवल 33 पर पहुंच चुका है। रे फाइनली रिलैक्स करता है और सिस्टम उसे बताता है कि अब उसका स्किल ड्रेन भी अपग्रेड हो गया है। पहले वो सिर्फ 3 स्किल्स होल्ड कर सकता था, अब वो 5 स्किल्स तक रख सकता है, और वो भी बिना किसी इशू के। सीन शिफ्ट होता है मेज हेडक्वार्टर्स में, जहां रे मना स्टोन एक्सचेंज करने गया है। हीनता शॉक हो जाती है देख के कि उसने खुद से स्कल डीमन जैसे बॉस मॉन्स्टर को हराया है, और ऊपर से भाई एक दिन में लेवल 33 भी हो गया। रे फिर से अपनी स्टैंडर्ड थोड़ा लक था बस वाली लाइन बोलता है, लेकिन हीनता क्लियरली बोल देती है, ब्रो इतना लक तो $1 बिलियन मिलने पे भी नहीं होता। वो उसे गुड न्यूज भी देती है, क्योंकि अब रे लेवल 30 क्रॉस कर चुका है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा कंडीशन के वो बी रैंक मेज ऑफिशियली बन गया है। सब ठीक चल रहा होता है, तभी पीछे से एक जाने पहचाने आवाज आती है। रे लिटरली फ्रीज हो जाता है। उसका भाई कई आ जाता है। कई यकीन नहीं करता कि उसका लूजर भाई बी रैंक बन गया। उसे लगता है ये या तो सिस्टम का ग्लिच है या किसी ने सेटिंग कर ली है। हीनता फिर से रे के सपोर्ट में खड़ी होती है और कहती है कि रे ने रेड कैप और स्कल डीमन दोनों को खुद से हराया। अब कई सीरियस हो जाता है, पर्पल ऑरा चैनल करता है और बिना वार्निंग के रे पे एक पंच मार देता है। रूम हिल जाता है उसके पंच से, लेकिन रे का मना बैरियर उसे बचा लेता है। हाँ, थोड़ा क्रैक हो जाता है, लेकिन रे सेफ है। रे भी अपने भाई को एक ग्लेयर देता है और बोलता है, थोड़ा ज्यादा हो गया ना। कई समझ जाता है कि रे ने एक्चुअल में पावर अवेकन कर ली है। रूमर्स सच थे। फिर भी कई बोलता है कि एक स्किल से कुछ नहीं बदलने वाला और वो हमेशा रे का फाइनल बॉस रहेगा। फिर वो बोलता है कि रे ने डेफिनेटली चीट किया होगा और बस इसी एक्सक्यूज में चैलेंज देता है एक मैच का। रे जानता है अगर वो यहां रिफ्यूज करता है तो फ्यूचर और खराब होगा। इसलिए डिस्पाइट उनके लेवल डिफरेंस के, भाई आंखों में आंखें डाल के बोलता है, चैलेंज एक्सेप्टेड। सीन कट होता है मेज एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के अरीना में, एक परफेक्ट जगह उनके मैचअप के लिए। अपने पावरफुल अपोनेंट के सामने खड़ा रे अपने थॉट्स कलेक्ट करता है, सोचता हुआ कि एक स्ट्रैटेजिक वे किसी अपने से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का सामना करने का यह होता है कि हमेशा अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का ध्यान रखा जाए। जैसे कि मना डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए रे इस फाइट में एक सेकंड के लिए भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ लेवल 30 का है, तो बेस्ट केस में वो एक साथ सिर्फ 3 स्किल्स एक्टिवेट कर सकता है, पर कई वो लेवल 50 का है और उसका कॉम्बो कैप से 5 स्किल्स तक जा सकता है, जो उसे नेचुरली एज देता है इस फाइट में। इसका मतलब ये बैटल हेड ऑन फाइट नहीं हो सकती, क्योंकि रे लिटरली अपने भाई के मना पूल को बीट नहीं कर सकता बिना खुद थक जाने के। इसलिए उसका अप्रोच ये है कि किसी और तरीके से उनका गैप क्लोज किया जाए। बैटल तुरंत शुरू हो जाता है, जहां हमारा लड़का अपना पहला अटैक करता है आइस नीडल्स के फॉर्म में। वही दूसरी तरफ कई बिल्कुल अनफेस्ड है और अपनी साइड से 4 फायर बॉल्स क्रिएट करता है। दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं और जैसी ही आइस नीडल्स फायर बॉल से क्लैश करते हैं, एक एक्सप्लोजन होता है। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि कई ये क्लैश जीतेगा, लेकिन ये देखकर सरप्राइज होता हूं कि रे ऑलरेडी ऑफेंसिव मोड में है। अपनी बॉडी एनहांसमेंट स्किल की वजह से वो जल्दी से दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करता है। क्लोज कॉम्बैट में
अपने अपोनेंट को ओवरवेल्म करने की कोशिश करता है। ये कई को शॉक कर देता है, क्योंकि इससे कंफर्म होता है कि उसका भाई भी एक डुअल कलर विल्डर है। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि रे का ये लंज एक कैलकुलेटेड अप्रोच है। उसे पता है कि कई ने 4 फायरबॉल्स में अपना मना एग्जॉस्ट कर दिया है, तो अब उसके पास सिर्फ एक और स्किल यूज करने का चांस होगा। तो न सिर्फ रे बॉडी एनहांसमेंट यूज करता है, बल्कि फायर लैंड्स भी एक्टिवेट करता है। यानी एक साथ 3 स्किल्स एक्टिवेट करके वो बेसिकली गारंटी करता है कि अगर अटैक हिट हो गया तो जीत उसकी होगी। अब कई अस्टॉनिश्ड है ये देखकर कि उसका भाई न सिर्फ 2 बल्कि 3 स्किल्स एक साथ कमांड करता है, पर डिस्पेयर करने के बजाय उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही रे उसके फेस के पास आता है, कई फायरबॉल एक्टिवेट करता है और इंपैक्ट से रे को दूर उड़ा देता है। ये वही पार्ट है जो रे खुद भी समझ नहीं पाता। वो सिंगल फायरबॉल उसकी फायलेंस को मैच कर लेती है और ओवरपावर भी कर देती है, जो कि इम्पॉसिबल होना चाहिए था। एरोगेंट कई फाइनली समझता है कि उसका भाई इतना कॉन्फिडेंट क्यों था इस बैटल में, क्योंकि वो एक कलरलेस यूजर है जिसे लगा था ये आसान होगा। पर डिफरेंस सिंपल है, उनके लेवल्स काफी अलग है। अब उसकी बारी है रे को ओवरपावर करने की, तो वो एक बंच फायरबॉल्स उसकी तरफ फेंकता है। रे उन फायरबॉल से बचता है जितना तेज हो सकता है और डिस्टेंस से रिटेलिएट करता है एक और फायर लैंड्स अटैक के साथ। कहना पड़ेगा, स्टोरी सिंपल होने के बावजूद मुझे आर्ट स्टाइल पसंद आ रही है, जो डिफरेंट एबिलिटीज दिखाता है। वही पर्पल किंग बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड नहीं होता और सिंपल अपने फायरबॉल स्किल से अटैक काउंटर कर देता है। एक सिंगल फायरबॉल रे के फायर लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस तक पहुंचने की एनर्जी भी होती है। थैंकफुली रे अपना मना बैरियर एक्टिवेट करता है अटैक ब्लॉक करने के लिए। पर ट्विस्ट ये है, उसका मना बैरियर भी कई के सिंपल फायरबॉल के सामने टिक नहीं पाता। इंपैक्ट से शील्ड टूट जाता है और रे शॉक से पीछे जा गिरता है। इस फाइट के हिसाब से उसका भाई उसको इजीली ओवरपावर कर रहा है बिना कोई एफर्ट लगाए। रे सीरियस पिंच में है, क्योंकि अब तक उसके सारे स्किल्स बेकार साबित हुए हैं। जब कई को लगता है कि उसकी विक्ट्री कंफर्म्ड है, वो अपने भाई को एक मौका देता है माफी मांगने का। उसका सिर्फ एक डिमांड है, रे उसके सामने घुटने टेक दे और मान ले कि उससे फाइट लेना गलती थी। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अंदर लेकर रे रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी सिचुएशन मुश्किल है, क्योंकि वो अपने स्किल्स या मना पूल के बारे में अब कुछ नहीं कर सकता। सरेंडर का थॉट उसके माइंड में आता है, पर फिर उसे वो जिंदगी याद आती है जो उसने 10 साल फ्यूचर में झेली थी। वो अपने पागल भाई का सिर्फ एक स्लेव था। ये याद उसके अंदर इतनी मोटिवेशन भर देती है कि वो बैटल कंटिन्यू करता है और अपनी ग्राउंड होल्ड करता है। वो जोर से चिल्लाकर कई की डिमांड्स को रिफ्यूज करता है। ये देखकर पर्पल किंग फ्यूरियस हो जाता है। वही कलरलेस और वीक भाई अब उसके सामने खड़ा हो रहा है। अब फुल पावर में जाने का डिसाइड करता है कई और अनलीश करता है अपना ओवरक्लॉक टेक्निक, जो उसके फायरबॉल स्किल को एम्पलीफाई करता है एक एक्सट्रीम लेवल तक, एट द कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग हिज मना। फायरबॉल हाथ में लेकर कई दिखाता है एक किंग की ट्रू पावर। 10 फायरबॉल्स उसके आसपास अपीयर होते हैं, जो किसी भी अपोनेंट को ओवरपावर करने के लिए काफी है। रे ये टेक्निक देखकर समझ जाता है कि यही रीजन है कि उसका भाई दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियंस में से एक है। बाकी किंग्स के मुकाबले में वो एक ही पॉइंट पे बहुत ज्यादा मना एक्सपेंड कर सकता है। ये उसकी स्पेशल टैलेंट है। पर डिफीट के फेस में खड़ा होकर भी रे कॉन्फेस करता है कि वह इसी स्किल का वेट कर रहा था। रे के सडन अनाउंसमेंट के बाद वो कॉन्फिडेंट मोशन के साथ आगे बढ़ता है। वो उस डेंजर की तरफ भागता है जहां से मोस्ट मैजिशियंस दूर भागते। अब ऑब्वियस फैक्ट ये है कि 10 हिट फायरबॉल अटैक ओवरक्लॉक टेक्निक का यूज करता है, पर एक कैच है। रे हवा में जंप करता है, जिसे देखकर कई उसे इडियट कहता है, क्योंकि उसने खुद को वर्स्ट पोजीशन में डाल दिया। इसी मोमेंट में कई अपने फायरबॉल्स की बैराज अनलीश करता है और उन्हें रे की तरफ भेजता है। यही मोमेंट है जिसका रे इंतजार कर रहा था।
वो मना हैंड यूज करता है, एक एबिलिटी जो उसने कन्वीनियंटली अपने अपोनेंट से छुपा के रखी थी। मना हैंड ग्राउंड पे स्मैश करता है, जो कई को शॉक कर देता है ये देखकर कि उसका भाई 4 स्किल्स एक्टिवेट कर सकता है। रे के लिए ये मैटर नहीं करता कि फायर बॉल्स 10 है या 20, जब तक वो हिट नहीं हो रहा सब ठीक है। तो मना हैंड से, जो ग्राउंड से हुक्ड है, वो अपने बॉडी को एक स्पीडी मोशन में खींचता है, अलाउइंग हिम टू गेट बिहाइंड कई एग्जैक्टली जब उसकी एबिलिटी कूल डाउन में जाती है। इस क्रिटिकल मोमेंट में डिस्पाइट लेवल्स में डिफरेंस होने के बावजूद कई डिफेंसलेस होता है उस टेक्निक की वजह से जो उसने यूज की थी। तो हमारा लड़का उसको हिट करता है अपने ओल्ड स्कूल कैच दीज हैंड्स अटैक से, एरोगेंट किंग के वर्ल्ड व्यू को हिला के रख देता है और उसे ग्राउंड में क्रैश करा देता है। रे जेन्युइनली गोट है इस बात के लिए कि उसने फाइट करने का इतना स्मार्ट तरीका यूज किया। आई एम इम्प्रेस्ड। आइसिंग ऑन द केक ये है कि अब उसने कई का ओवरक्लॉक टेक्निक भी एक्वायर कर लिया है। इस स्किल के रे के इन्वेंट्री में होने से बैटल प्रैक्टिकली डिसाइडेड हो चुकी है, पर कई अभी तक कर्ज करता हुआ खड़ा है। हमारा लड़का थोड़ा सा वरीड है क्योंकि ये साइकोटिक मेज सच में उसे अभी के अभी मारने के मूड में लग रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रे ने उसे एक क्लीन हिट लैंड कर दिया। और वही करता है, अपने पर्पल मैजिक को आइसिकल लैंस में कोट करता है और एक्टिवेट करता है अपनी ट्रू स्किल द डीमन लैंस। ये स्किल एक्टिवेट होता देखकर रे जेन्युइनली टेरिफाइड है क्योंकि ये कई का बेस्ट स्किल है। प्रॉब्लम ये है कि उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि उसका भाई इतनी जल्दी इस स्किल के बारे में जान चुका होगा। कई अपना डीमोनिक लैंस अपने भाई की तरफ फेंकता है, जो बैरली उसे डॉज कर पाता है। इस डीमोनिक लैंस की शेयर स्पीड और पावर रे के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और तो और ये बंदा और भी डीमोनिक लांसेस क्रिएट कर सकता है व्हेनेवर ही वांट्स। जो क्लीन हिट रे अब तक लैंड कर पाया था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसका अपोनेंट उसे लाइटली ले रहा था और बस खेल रहा था। पर अब उसे भी पता है कि जब पर्पल किंग सीरियस होता है तो उसकी माइट टेरिफाइंग होती है। डीमोनिक लांसेस लगातार रे को टारगेट करते हैं। रे बैरली बचा हुआ है, हर लैंस को इवेड करता हुआ, ये जानते हुए कि वो कंप्लीटली आउटक्लास्ड है। उसकी बैक वॉल से टकराती है, लगता है एंड आ गया है। पर्पल किंग एग्जैक्टली उस पॉइंट पे उसे ले आया जहां वो चाहता था और उसके पास काफी मना है अपने भाई को फिनिश करने के लिए। बेस्ट एफर्ट में रे रिटेलिएट करता है एक फायर लैंस स्ट्राइक के साथ। ऑब्वियसली कई एक और डीमोनिक लैंस उसके अगेंस्ट भेजता है, जो मैसिव एक्सप्लोजन कॉज करता है दोनों लांसेस के कोलाइड होने पर। इंपैक्ट रे को अरीना की वॉल में क्रैश कर देता है और एक क्रेटर छोड़ देता है। वो प्रैक्टिकली अपनी लास्ट लिमिट पे खड़ा है जब कई उसे नीचा दिखाता है और याद दिलाता है कि वही पर्पल किंग के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से उसे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस में से एक माना जाता है। और ये बात झूठ नहीं है, रे खुद भी जानता है अपने भाई के पावर्स के बारे में। तभी कई उसे टॉन्ट करता है, तू क्या बड़ा आया कुछ स्किल्स लेके। लेकिन इसी टॉन्ट के बीच रे को एक सडन रियलाइजेशन होती है, शायद वो अपने भाई का रॉ पावर या स्किल पूल मैच नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ और कर सकता है। वो पर्पल स्किल की ट्रू पावर को हार्नेस कर सकता है। अब तक वो सिर्फ 2 कलर्स का सिंथेसिस कर रहा था क्योंकि उसकी मना कैपेसिटी लिमिटेड थी। इस वजह से वो अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाया था। लेकिन अब नहीं, रे लिटरली एक्टिवेट करता है ओवरक्लॉक टेक्निक और भाई उस वक्त वो मैजेस्टिक एज हेल लग रहा होता है। कई तुरंत शॉक हो जाता है कि उसका छोटा भाई उसी का टेक्निक यूज कर रहा है। अब रे ऑलरेडी अपनी मना यूसेज डबल कर चुका है और ऑब्जर्व करते ही कई को रियलाइज होता है कि रे ने एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्किल सिंथेसिस अनलॉक कर लिया है, एक ऐसा वर्जन जो किसी के पास नहीं है। इसका नाम है स्किल सिंथेसिस ब्लैक। यही था वो ट्रम्प कार्ड जो उसे चाहिए था। रे कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है और कई के चेहरे पे टेंशन क्लियरली विजिबल है। उसका छोटा भाई अब मना कैपेसिटी में भी बढ़ गया है। रे अपने हाथ में एनर्जी गैदर करता है और रिफ्लेक्ट करता है कि दुनिया में अब तक किसी ने एरिक कलर्ड सिंथेसिस एक्टिवेट नहीं किया।
वो अपने रेड, फायरबॉल, ब्लू, आइस नीडल और येलो एनहांसमेंट स्किल्स को मर्ज करता है और रिजल्ट होता है एक पर्पलिश ब्लैक पावर। ये स्किल इतनी यूनिक है कि कई ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। थोड़ा और डीप में समझें तो मना बेसिक 3 कलर्स ब्लू, रेड और येलो से बनता है। कभी टाइम था जब रे इन तीनों में से किसी का पावर भी यूज नहीं कर पाता था, लेकिन उसका एनालिसिस गलत था। उसका बॉडी एकदम यूनिक था, एक ऐसा वेसल जो तीनों कलर्स को स्वॉलो कर सकता था। एक वक्त का वीक और कलरलेस मेज अब एक डार्क मेज बन चुका है और अब वो अपने भाई कई की करियर ही खत्म करने के मूड में है। तीनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन देता है एक नई अल्टीमेट स्किल, ब्लैक स्किल सिंथेसिस, और इस सिंथेसिस का रिजल्ट होता है अबिस फ्लेम। रे रिफ्लेक्ट करता है कि उसने ऑलरेडी रिक्वायर्ड मना को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ऑफिशियली अनाउंस करता है अपने आप को एज द डार्क मेज। रे के सडन अनाउंसमेंट के बाद वो कॉन्फिडेंट मोशन के साथ आगे बढ़ता है। वो उस डेंजर की तरफ भागता है जहां से मोस्ट मैजिशियंस दूर भागते। अब ऑब्वियस फैक्ट ये है कि 10 हिट फायरबॉल अटैक ओवरक्लॉक टेक्निक का यूज करता है, पर एक कैच है। रे हवा में जंप करता है, जिसे देखकर कई उसे इडियट कहता है क्योंकि उसने खुद को वर्स्ट पोजीशन में डाल दिया। इसी मोमेंट में कई अपने फायरबॉल्स की बैराज अनलीश करता है और उन्हें रे की तरफ भेजता है। यही मोमेंट है जिसका रे इंतजार कर रहा था। वो मना हैंड यूज करता है, एक एबिलिटी जो उसने कन्वीनियंटली अपने अपोनेंट से छुपा के रखी थी। मना हैंड ग्राउंड पे स्मैश करता है, जो कई को शॉक कर देता है ये देखकर कि उसका भाई 4 स्किल्स एक्टिवेट कर सकता है। रे के लिए ये मैटर नहीं करता कि फायरबॉल्स 10 है या 20, जब तक वो हिट नहीं हो रहा सब ठीक है। तो मना हैंड से जो ग्राउंड से हुक्ड है वो अपने बॉडी को एक स्पीडी मोशन में खींचता है, अलाउइंग हिम टू गेट बिहाइंड कई एग्जैक्टली जब उसकी एबिलिटी कूल डाउन में जाती है। इस क्रिटिकल मोमेंट में डिस्पाइट लेवल्स में डिफरेंस होने के बावजूद कई डिफेंसलेस होता है उस टेक्निक की वजह से जो उसने यूज की थी। तो हमारा लड़का उसको हिट करता है अपने ओल्ड स्कूल कैच दीज हैंड्स अटैक से। एरोगेंट किंग के वर्ल्ड व्यू को हिला के रख देता है और उसे ग्राउंड में क्रैश करा देता है। रे जेन्युइनली गोट है इस बात के लिए कि उसने फाइट करने का इतना स्मार्ट तरीका यूज किया। आई एम इम्प्रेस्ड। आइसिंग ऑन द केक ये है कि अब उसने कई का ओवरक्लॉक टेक्निक भी एक्वायर कर लिया है। इस स्किल के रे के इन्वेंट्री में होने से बैटल प्रैक्टिकली डिसाइडेड हो चुकी है, पर कई अभी तक कर्ज करता हुआ खड़ा है। हमारा लड़का थोड़ा सा वरीड है क्योंकि ये साइकोटिक मेज सच में उसे अभी के अभी मारने के मूड में लग रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रे ने उसे एक क्लीन हिट लैंड कर दिया। और वही करता है, अपने पर्पल मैजिक को आइसिकल लैंस में कोट करता है और एक्टिवेट करता है अपनी ट्रू स्किल द डीमन लैंस। ये स्किल एक्टिवेट होता देखकर रे जेन्युइनली टेरिफाइड है क्योंकि ये कई का बेस्ट स्किल है। प्रॉब्लम ये है कि उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि उसका भाई इतनी जल्दी इस स्किल के बारे में जान चुका होगा। कई अपना डीमोनिक लैंस अपने भाई की तरफ फेंकता है जो बैरली उसे डॉज कर पाता है। इस डीमोनिक लैंस की शेयर स्पीड और पावर रे के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और तो और ये बंदा और भी डीमोनिक लांसेस क्रिएट कर सकता है व्हेनेवर ही वांट्स। जो क्लीन हिट रे अब तक लैंड कर पाया था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसका अपोनेंट उसे लाइटली ले रहा था और बस खेल रहा था। पर अब उसे भी पता है कि जब पर्पल किंग सीरियस होता है तो उसकी माइट टेरिफाइंग होती है। डीमोनिक लांसेस लगातार रे को टारगेट करते हैं। रे बैरली बचा हुआ है, हर लैंस को इवेड करता हुआ, ये जानते हुए कि वो कंप्लीटली आउट क्लास्ड है। उसकी बैक वॉल से टकराती है, लगता है एंड आ गया है। पर्पल किंग एग्जैक्टली उस पॉइंट पे उसे ले आया जहां वो चाहता था और उसके पास काफी मना है अपने भाई को फिनिश करने के लिए। बेस्ट एफर्ट में रे रिटेलिएट करता है एक फायर लैंस स्ट्राइक के साथ। ऑब्वियसली कई एक और डीमोनिक लैंस उसके अगेंस्ट भेजता है जो मैसिव एक्सप्लोजन कॉज करता है दोनों लांसेस के कोलाइड होने पर। इंपैक्ट रे को अरीना की वॉल में क्रैश कर देता है
और एक क्रेटर छोड़ देता है। वो प्रैक्टिकली अपनी लास्ट लिमिट पे खड़ा है जब कई उसे नीचा दिखाता है और याद दिलाता है कि वही पर्पल किंग के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से उसे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस में से एक माना जाता है। और ये बात झूठ नहीं है, रे खुद भी जानता है अपने भाई के पावर्स के बारे में। तभी कई उसे टॉन्ट करता है, तू क्या बड़ा आया कुछ स्किल्स लेके? लेकिन इसी टॉन्ट के बीच रे को एक सडन रियलाइजेशन होती है, शायद वो अपने भाई का रॉ पावर या स्किल पूल मैच नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ और कर सकता है। वो पर्पल स्किल की ट्रू पावर को हार्नेस कर सकता है। अब तक वो सिर्फ 2 कलर्स का सिंथेसिस कर रहा था क्योंकि उसकी मना कैपेसिटी लिमिटेड थी। इस वजह से वो अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाया था। लेकिन अब नहीं, रे लिटरली एक्टिवेट करता है ओवरक्लॉक टेक्निक और भाई उस वक्त वो मैजेस्टिक एज हेल लग रहा होता है। कई तुरंत शॉक हो जाता है कि उसका छोटा भाई उसी का टेक्निक यूज कर रहा है। अब रे ऑलरेडी अपनी मना यूसेज डबल कर चुका है और ऑब्जर्व करते ही कई को रियलाइज होता है कि रे ने एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्किल सिंथेसिस अनलॉक कर लिया है, एक ऐसा वर्जन जो किसी के पास नहीं है। इसका नाम है स्किल सिंथेसिस ब्लैक। यही था वो ट्रम्प कार्ड जो उसे चाहिए था। रे कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है और कई के चेहरे पे टेंशन क्लियरली विजिबल है। उसका छोटा भाई अब मना कैपेसिटी में भी बढ़ गया है। रे अपने हाथ में एनर्जी गैदर करता है और रिफ्लेक्ट करता है कि दुनिया में अब तक किसी ने एरिक कलर्ड सिंथेसिस एक्टिवेट नहीं किया। वो अपने रेड, फायरबॉल, ब्लू, आइस नीडल और येलो एनहांसमेंट स्किल्स को मर्ज करता है और रिजल्ट होता है एक पर्पलिश ब्लैक पावर। ये स्किल इतनी यूनिक है कि कई ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। थोड़ा और डीप में समझे तो मना बेसिक 3 कलर्स ब्लू, रेड और येलो से बनता है। कभी टाइम था जब रे इन तीनों में से किसी का पावर भी यूज नहीं कर पाता था, लेकिन उसका एनालिसिस गलत था। उसका बॉडी एकदम यूनिक था, एक ऐसा वेसल जो तीनों कलर्स को स्वॉलो कर सकता था। एक वक्त का वीक और कलरलेस मेज अब एक डार्क मेज बन चुका है और अब वो अपने भाई कई की करियर ही खत्म करने के मूड में है। तीनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन देता है एक नई अल्टीमेट स्किल, ब्लैक स्किल सिंथेसिस, और इस सिंथेसिस का रिजल्ट होता है अबिस फ्लेम। रे रिफ्लेक्ट करता है कि उसने ऑलरेडी रिक्वायर्ड मना को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ऑफिशियली अनाउंस करता है अपने आप को एज द डार्क मेज। कई तो लिटरली पसीना पसीना हो रहा है। वो अपना प्रोजेक्टाइल एबिलिटी यूज करता है ताकि रे की एवोल्यूशन को रोक सके। पर्पल लैंस सीधा रे के हेड की तरफ जाता है, लेकिन रे बिना डरे अपने डार्क मैजिक से उस अटैक को एंगल्फ कर लेता है। कई शॉक हो जाता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाए, रे उस पर अपना अटैक लेकर चार्ज करता है। कई कॉर्नर्ड फील करता है, इसलिए वो अपना बड़ा प्रोजेक्टाइल अनलीश करता है। रे उस वक्त अपने हाथ में एक डार्क स्फेरिकल मैजिक बॉल बनाता है और फाइनली रिलीज करता है अपना पावरफुल स्किल अबिस फ्लेम। ये अटैक कई के जाइंट पर्पल लैंस से टकराता है। क्लैश सिर्फ कुछ सेकंड्स तक चलता है, फिर कई का स्पेल ओवरवेल्म हो जाता है। एक मैसिव पर्पल एक्सप्लोजन होती है और जब डस्ट सेटल होती है, सिर्फ रे खड़ा होता है। उसका बॉडी थोड़ा एग्जॉस्टेड है, ऑब्वियसली बैटल और नए पावर का स्ट्रेस है, लेकिन आउटकम क्लियर है। कई अनकॉन्शियस पड़ा है, जमीन पर गिर के लिटरली वुडन लॉग की तरह सो रहा है। रे खुद बिलीव नहीं कर पा रहा, उसने फाइनली अपने भाई को हरा दिया, चाहे वो कई का यंगर वर्जन ही क्यों ना हो। तभी सिस्टम स्क्रीन पॉप होती है और अनाउंस करता है कि अबिस फ्लेम अब ऑफिशियली उसके इन्वेंट्री में ऐड हो चुका है। यही प्रूफ है कि रे ने एक नया लेवल अचीव कर लिया है। जैसे ही बैटल खत्म होती है, प्रॉक्टर हीनता तुरंत अरीना में दौड़ती है और रे का हाल चेक करती है। फनी पार्ट यह है कि उसे कई की कोई चिंता नहीं, पूरा फोकस बस रे पे है। रे उसे थम्स अप देता है, मैं ठीक हूं। हीनता ने पूरा शोडाउन देखा था और अब वो भी शॉक्ड है रे के स्किल को देखकर। रे फील करता है कि अब वो अपने पावर्स को और ज्यादा दिन छुपा नहीं सकता।
तो वो बताता है कि ये कोई ब्लैक स्किल टाइप का कुछ लगता है। उसके आसपास जो डार्क स्पेक्स और ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट होता है, उसे देखकर हिंता लिटरली शॉक हो जाती है। वो रियलाइज करती है कि ये लड़का दुनिया का पहला और अकेला ब्लैक मेज है। रे पूछता है, क्या मुझे अपने यूनिक स्किल को एसोसिएशन में रजिस्टर करवाना चाहिए या सीक्रेट रखना चाहिए? वो नहीं चाहता कि दुनिया में अननेसेसरली हाइप बन जाए। हिंता उसके रिएक्शन से हैरान होती है और उसे बताती है कि वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम को रिजेक्ट कर रहा है। रे कंफ्यूज्ड है। तब हिंता एक्सप्लेन करती है, दुनिया में हर कलर के सबसे पावरफुल मैजिशियन को किंग का टाइटल दिया जाता है, जैसे कई को पर्पल किंग बोला जाता है। और अब जब रे दुनिया का पहला ब्लैक मेज बन गया है, तो वो डायरेक्टली ब्लैक किंग कहलाने लायक है। और भाई, ब्लैक किंग, क्या ही क्रेजी नाम है। लेकिन ये बात तुमने मुझसे नहीं सुनी, हिंता कैजुअली बोलती है। एक सेकंड के लिए रे पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि ये सब स्पॉटलाइट उसके पर्सनल इंटरेस्ट के अलाइन नहीं है, तो अभी के लिए वो मना कर देता है। वैसे भी एक इशू और है, उसका करंट लेवल दूसरे किंग्स के कंपैरिजन में काफी लो है, जो फ्यूचर में एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। टॉपिक चेंज करते हुए रे अपना ध्यान उस यंग लड़के की तरफ करता है जो अभी भी सोया हुआ पड़ा है। वो हिंता से कहता है, एक बार जाकर उसकी कंडीशन चेक कर लो। लेकिन हिंता तो बिल्कुल भी वरीड नहीं है। उसका मानना है कि किंग्स रिकवर फास्ट, क्योंकि उनका हाई हीलिंग फैक्टर होता है। वो प्लान करती है उसे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट करने का। तभी अचानक दोनों के फोन्स एक साथ बज करते हैं। एक अलार्मिंग मैसेज रिसीव होता है। जब रे मैसेज चेक करता है तो उसके चेहरे का कलर लिटरली उड़ा हुआ होता है। एक क्रिटिकल वार्निंग मिलती है, एक डेंजरस डंजन का अपीयरेंस हुआ है और उसका मिनिमम लेवल रिकमेंडेशन 70 है। हिंता तो बस थोड़ा सरप्राइज होती है, लेकिन रे सीधा हॉरर में चला जाता है, क्योंकि इकाबुकुरो डंजन इज फाइनली हियर। रिकमेंडेड लेवल भले ही 70 हो, करंट किंग्स अभी सिर्फ लेवल 50 के आसपास ही है। ओरिजिनल टाइमलाइन में डंजन के फर्स्ट वीक के अंदर ही सभी किंग्स को यह समझ आ गया था कि वो कितने वीक है, और इसी वजह से इकाबुकुरो डंजन को एक टाइम के लिए अबैंडन छोड़ दिया गया था। लेकिन वही बन गया एक मैसिव ट्रेजेडी का रीजन, जब अंदर के टेरिफाइंग रेड मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर निकलने लगे। यही फेनोमेनन कहलाता है डंजन कोलैप्स, जो तब होता है जब एक डंजन को टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट नहीं किया जाता। उस समय किसी को भी आइडिया नहीं था कि डंजन्स के पास एक हिडन टाइमर होता है, और अगर उसे इग्नोर कर दिया गया तो मॉन्स्टर्स डंजन के बाहर भी स्पॉन होने लगते हैं। इकाबुकुरो डंजन हिस्ट्री का पहला ऐसा डंजन बना जिसका हुआ ऑफिशियल कोलैप्स एंड ब्रेक। रिजल्ट, मास कैजुअल्टीज। टोक्यो एक रेज फिल्ड बैटलफील्ड बन गया था। हाई लेवल मॉन्स्टर्स ने पूरा शहर ब्लडबाथ में बदल दिया था। सिर्फ कुछ ही लोग बच पाए थे, लेकिन इस बार नहीं। इस बार रे डिटरमिन्ड है। वो डिक्लेयर करता है कि इस ट्रेजेडी को दोबारा रिपीट होने नहीं देगा। वो खुद को इस कोलैप्स को रोकने का पर्सनल जिम्मेदार मानता है। I'll conquer the dungeon alone। ये बात सुनकर हिंता लिटरली चौंक जाती है। उसके लिए ये रिमार्क काफी अलार्मिंग है, क्योंकि इवन विद रे के स्किल्स ये मिशन एक्सट्रीमली डेंजरस है। और दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ ए रैंक मेजेस को ही ऐसे हाई लेवल डंजन्स का एक्सेस मिलता है। बट गुड थिंग, अभी कोलैप्स होने में थोड़ा वक्त बाकी है। रे को पता है कि नेक्स्ट ए रैंक इवैल्यूएशन एग्जाम सिर्फ एक वीक दूर है, और वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं उस एग्जाम में टॉप करके ए रैंक तक पहुंच जाऊंगा। वो लड़की बहुत शॉक हो जाती है और कहती है, ए रैंक प्रमोशन टी तुम्हारी स्किल्स के साथ हो सकता है तुम एग्जाम पास भी कर जाओ। अपना हीरो एक सवाल करता है और कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर वो लड़की एक्सप्लेन करती है और कहती है, ए रैंक प्रमोशन एग्जाम देने के लिए तुम्हें पहले एक बी रैंक डंजन को एक पार्टी के साथ क्लियर करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर एक पार्टी बनानी पड़ेगी और एक बी रैंक डंजन क्लियर करना होगा। अपना हीरो बहुत उदास हो जाता है और फेस डाउन करके
फोन देखते हुए बैठ जाता है। वो कहता है, मैं कंप्लीटली भूल गया था इसको। सब लोग हंस रहे होते हैं अपने हीरो को देखकर, लेकिन अपना हीरो अपने मन में सोचता है, लगता है मेरी कलरलेस होने की खबर ऑलरेडी फैल चुकी है। मुझे एक अनएक्सप्लोर्ड बीरंग डंजियन एक हफ्ते में क्लियर करना होगा। शायद सिर्फ एक मेज के साथ क्लियर करना मुश्किल होगा। अपना हीरो परेशान होकर कहता है, अब क्या करूं? तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। वो कुछ लड़कियां होती है जो एटीट्यूड में बोलती है, आज तो मैं तुझे काम करा के ही रहूंगी। अपना हीरो सोचता है, यहां क्या हो रहा है? तभी वो लड़कियां दिखाई देती है जो कह रही होती है। एक लड़की कहती है, मैंने तुझे अपनी पार्टी में इसलिए अलाउ किया क्योंकि सुना था तू एक डुअल कलर विल्डर है, लेकिन तेरा फायर स्किल तो बहुत वीक है। फिर वो लड़की उदास तरीके में कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपना हीरो वहां से जाते हुए सोचता है, मैं ऐसी चीज के सामने आ गया हूं जो मैं देखना नहीं चाहता था। तभी हीरो अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है और सोचता है, आखिर मैं भी एक डेडवेट की तरह ट्रीट किया गया हूं। फिर वो लड़की एटीट्यूड में कहती है, मैं सच बोल रही हूं इकिनोस, तू एक डेडवेट है। अपना हीरो शॉक्ड हो जाता है ये नाम सुन के और सोचता है, क्या इकिनोस आ गई? ये वही इकिनोस है जो फ्यूचर में स्कारलेट किंग के नाम से जानी जाएगी, लेकिन इस समय वो अभी भी एक इनकॉम्पिटेंट मेज है। फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके खुद के पार्टी मेंबर्स उसके साथ ऐसे बर्ताव करेंगे। इकिनोस हाथ जोड़कर कहती है, अगर मुझे इस पार्टी से निकाल दिया गया तो मैं अपनी बहन के मेडिकल बिल कैसे भरूंगी? फिर कहती है, मैं अगली बार बेहतर करूंगी। फिर वो लड़की और भी एक्शन में बोलती है, तो फिर आज के रेड में मुझे प्रूव करके दिखा, वरना मैं तुझे निकाल दूंगी। इकिनोस कहती है, हां, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर वो लड़कियां कहती है, ठीक है, फिर तो हमारे साथ चलो। अपना हीरो सोचता है, क्या यह सही होगा? जाते वक्त सोचता है, इकिनोस कुछ सालों में स्कारलेट किंग बनेगी। उस लेवल तक पहुंचने से पहले उसे कई मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। अगर मुझे सही याद है तो उस वक्त के आसपास एक इंसिडेंट भी होता है। बॉस बैटल में उसे भारी चोट लगती है और वो कुछ साल तक कोमा में चली जाती है। फिर हीरो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, रुको एक मिनट, क्या हो सकता है कि वो इंसिडेंट आज ही हो? अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कुछ तो अजीब है, उसमें मुझे जल्दी करनी होगी। अब सीन दिखाया जाता है एक डंजन का जहां 4 लड़कियां होती है। उसी डंजन में दुल्हन लेवल 45 भी होता है। फिर एक लड़की क्रीपी तरीके से हंसी के साथ कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। वो लड़की इकिनोस को धक्का मार के कहती है, तुझे इससे अकेले लड़ना होगा। इकिनोस बहुत डर के साथ कहती है, बट मैं अकेले दुल्हन को नहीं हरा सकती। फिर वो लड़की कहती है, तो मैं तुझे पार्टी से निकाल दूंगी। इकिनोस पसंद नहीं करती ये बात और कहती है, ऐसा मत करो। तभी वो लड़की और एटीट्यूड में बोलती है, तो फिर अपना बेस्ट दो। तू ये अपनी छोटी बहन के लिए कर रही है, राइट? इकिनोस गुस्से में आकर पलट के कहती है, समझ गई। फिर वो एक फायरबॉल बनाती है और मॉन्स्टर को हिट करती है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ये देखकर इकिनोस डर जाती है और कहती है, मेरा फायरबॉल काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं? तभी मॉन्स्टर जंप करता है और इकिनोस पर अटैक करता है, लेकिन इकिनोस साइड में हटती है और बच जाती है। अटैक के एक्सप्लोजन की वजह से इकिनोस दूर गिर जाती है। जब तक वो कुछ समझ पाती, मॉन्स्टर उसके पास आकर अटैक करता है। इकिनोस सोचती है, मुझे लगा ही था मैं मर जाऊंगी, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती, और वो आंखें बंद कर लेती है। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट, और मॉन्स्टर का अटैक तलवार से रोक देता है। अरे, ये अपना हीरो होता है। इकिनोस शॉक्ड हो जाती है उसे देखकर, जो एक झटके में बीच में आ जाता है। अपने हीरो का शरीर गोल्डन ऑरा से कवर हो जाता है और वो मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर ग्राउंड पर गिर जाता है। इकिनोस उस हीरो को देख रही होती है। तब अपना हीरो उसकी तरफ मुड़कर कहता है, तुम ठीक हो?
अभी सिर्फ एक ही चैप्टर आया है, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।